हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन विद नागेंद्र सर। और जैसा कि आज हम लेक्चर नंबर 4 कराने वाले हैं, चैप्टर 8 का नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 है। क्लियर है? कौन से बेटे? ऑप्शनल वाले हमारे क्वेश्चन से वो चल रहे हैं। इसमें कौन सा है? 6 वाला क्वेश्चन है। तो देखो क्या कह रहा है। द वर्टेक्स ऑफ टू पोल्स हुज हाइट्स आर 20 मीटर्स एंड 40 मीटर्स आर टाइड विद ए वायर। ये कह रहा है बेटे दी वर्डिक्स ऑफ टू पोल्स, मतलब दो पोल्स, जैसे हिंदी में कहते हैं बेटे हमारे बिजली के जो खंभे लगे हुए होते हैं पोल्स, उनको उनमें से ले लेते हैं दो। ये कह रहा है द वर्डिक्स ऑफ टू पोल्स हुज हाइट आर 20 मीटर्स एंड 14 मीटर्स। दो पोल्स हैं, उनकी हाइट कितनी कितनी दे रखी है? 20 मीटर दे रखी है और 14 मीटर दे रखी है। आर टाइड विद ए वायर, और जो कि ऊपर से सीट्स उसके किससे बंधे हुए हैं? टाइड बंधे हुए हैं विद दी वायर, एक तार के द्वारा बंधे हुए हैं। इफ वायर मेक्स एन एंगल ऑफ 30 विद द हॉरिजेंटल लाइंस, और जो वायर है वो हॉरिजेंटल लाइन के साथ में कितने का एंगल बना रहा है? 30 डिग्री का बना रहा है। चलो फिर क्या कह रहा है? देन लेंथ ऑफ द वायर इज, तो ये कह रहा है कि वायर की जो लेंथ है वो कितनी होगी, ये निकाल के हमें बताओ। चलो तो बेटे देखते हैं क्या हो गया। ऑप्शन में दे रखे हैं हमारे लिए, ए दे रखा है 12 मीटर्स, 10 मीटर्स, 8 मीटर्स और 6 मीटर। क्लियर है? तो पहले देख लेते हैं क्या क्या दे रखा है बेटे। सबसे पहले मैंने कहा है कि हमारे जो क्वेश्चन दे रखा है उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या बना लो, फिगर बना लो। तो देखो बेटे क्या कह रहा है कि टू पोल्स हुज हाइट आर 20 मीटर्स और 14 मीटर्स। दो हमारे लिए वायर दे रखे, तो मान लो बेटे 20 मीटर्स। तो बेटे मान लेते हैं ये हो गया हमारा 20 मीटर्स। 12 मीटर थोड़ा कम होगा बेटे, तो इसे थोड़ा छोटा बना देते हैं। ये हो गया। और मैंने कहा था बेटे अगर बेस भी नहीं दे रखा हो तो बेस में तो हमें इन्हें जोड़ना पड़ता ही है। क्लियर है? तो ये बेस पे खड़े हो गए बेटे दोनों। ये हो गया 20 मीटर का, ये हो गया बेटे 14 मीटर का। क्लियर है? दो पोल हो गए। फिर कह रहा है उनके वर्डिक्स आर टाइड विद ए वायर, बंधे हुए हैं किससे? एक तार से। वर्डिक्स बेटे ये ले लेते हैं, ये ऊपर से क्या है बेटे? एक वायर के द्वारा इन्हें बांध दिया गया है। क्लियर है? नहीं है? और फिर क्या कह रहा है बेटे? और इफ वायर मेक्स ए एंगल ऑफ 30 विद द हॉरिजेंटल लाइन, और जो वायर है, जो बना वायर खींचा गया है बेटे, वो क्या कर रहा है? हॉरिजेंटल लाइन के साथ में 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। क्लियर है? तो देखो बेटे पहले क्या कर लेते हैं, हम इन्हें नाम दे लेते हैं कोई ए, बी, सी और डी। क्लियर है? तो हमेशा मैं आपके लिए एक मोटे मोटे गांव वाली भाषा में एक चीज़ बता देता हूं बेटे। जब कभी भी जैसे हमसे कह दे क्वेश्चन में कि एक लड़का एक मकान पे खड़ा हुआ है, ये तो हो गया बेटे मकान है, यहाँ पे कोई लड़का खड़ा हुआ है और वो एक मकान के जस्ट सामने एक हमारे लिए क्या बेटे टावर खड़ा हुआ है। ठीक है? क्या कह रहा है कि एक हमारे पास मकान है, मकान जैसे मान लेता हूँ मैं कितने का हो गया बेटे? 10 मीटर का है। 10 मीटर लंबा एक मकान है और हम उसके सामने बेटे क्या है? 25 मीटर का एक टावर खड़ा हुआ है। और एक लड़का जो है वो किस पे है बेटे? मकान पर बैठा हुआ है और उसके टावर के टॉप को देख रहा है। क्या कर रहा है? देख रहा है। छत पर बैठा है और किसको देख रहा है बेटे? टावर के टॉप को, जो टॉप पॉइंट है उसे देख रहा है। तो ये फिर कहता है बेटे अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन बनता है तो हमेशा याद रखो बेटे, जहाँ पर वो खड़ा है, बैठा है या कुछ भी है, तो मैंने कहा ना कि अगर मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ, चाहे तो टावर के ऊपर हो जाऊँ, चाहे मकान के ऊपर हो जाऊँ, चाहे अपने बेस में खड़ा रहूँ, जहाँ पर भी मैं कहीं खड़ा हूँ बेटे, तो मेरे जस्ट सामने की नज़र ही क्या होती है? हॉरिजेंटल का काम करती है। जब कोई लड़का एक मकान की छत पर बैठा है तो बेटे उसकी नज़र नहीं होगी जस्ट सामने, तो ये क्या हो जाएगा बेटे? उसका हॉरिजेंटल लाइन बन जाएगी। कौन सी बन जाएगी बेटे? हॉरिजेंटल लाइन बन जाएगी। क्लियर है बेटे? यहाँ पर बैठा हुआ है किस पे? मकान के छत पर बैठा है, तो बेटे क्या हो गया? इसके जस्ट सामने की जो नज़र बैठा है, तो बेटे नज़रें तो आंखें तो उसके साथ में रहती हैं, ऐसा तो नहीं है उठा के रखाता है नज़रों को, नहीं है ना, आंखों को साथ में रखता है। तो जस्ट उसके सामने की जो नज़र है बेटे, वो नज़र ही किसका काम करती है? वो सीधी तक हॉरिजेंटल लाइन का। यहाँ पे बैठा है तो बेटे ये क्या हो गई? हॉरिजेंटल लाइन हो गई। तो बेटे अब ये हॉरिजेंटल लाइन हो गई, तो अब कौन सा हमारा ट्राइंगल बन जाता है? तो नाम दे लेते हैं ABCD
और ये ई, तो अब हमारा यहाँ पे ट्राइंगल कौन सा बनना है, सी डी ई। कौन सा बनना है बेटे, सी डी। अब जैसे हम मान लेंगे ये 10 की थी, तो बेटे यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये कितने की होगी, 10 मीटर की। तो ये यहाँ से और यहाँ तक सी और ई के पॉइंट की कितने की बच गई बेटे, 25 माइनस 10 इक्वल 15 मीटर। सी से ई के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना हो गया, 15 हो गया। अब वो हमसे कह दे कि बेटे उस लड़के से उसके टॉप की कितनी दूरी है, तो इससे निकालो, इसकी कह दे। तो मेरा कहने का अर्थ है बेटे, हमेशा याद रखो, मैं कहना इससे ये निकालना चाहता हूँ तात्पर्य, इसका मीन्स ये है कि जब कभी भी आमने सामने दो बिल्डिंग्स दे दे या मकान या बिल्डिंग्स दे दे, कोई सा भी दे दे, अगर ऊंचाई वाली डिस्टेंस वाली कोई चीज़ दे रहा है, दो टावर दे सकता है, बिल्डिंग दे सकता है, कुतुब मीनार दे सकता है, मकान दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, अगर दो दे रहा है तो हमेशा याद रखो बेटे ऐसी कंडीशन बनती है तो उसके जो छोटी वाली बिल्डिंग होती है उसके टॉप से एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई जाती है जस्ट सामने के लिए। अर्थात कह सकते हैं कि जो बेटे छोटी वाली टावर है या मकान है या बिल्डिंग है, उसके टॉप से, उसके छोटी वाली बिल्डिंग के टॉप से नीचे की जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके पैरेलल में एक लाइन खींची जाती है, उसी वो क्या करती है बेटे, हॉरिजॉन्टल लाइन का काम करती है। तो अब देखो बेटे, इसलिए मैंने ये समझाया है इसके लिए। तो देखो बेटे ये क्या हो गया, एक टावर है बेटे हमारे लिए 14 मीटर का, एक है 20 मीटर का। तो हमारा जो बेटे छोटे वाला टावर का जो पॉइंट है, जो पॉइंट है उस पॉइंट से अब क्या करेंगे, हम ए बी के पैरेलल एक लाइन खींच देंगे। तो क्या कर देंगे बेटे, एक पैरेलल लाइन, ठीक है बेटे। हमने क्या कर दी, हमने ए बी के एक पैरेलल लाइन खींच दी जिसका नाम दे दिया बेटे क्या, सी क्यू। क्या दे दिया, सी क्यू नाम दे दिया। क्लियर है। तो अब हमारी यहाँ पर हमारे इस जो हम फिगर बना रहे हैं उसमें ओरिएंटल लाइन कौन सी हो गई बेटे, सी क्यू। कौन सी हो गई बेटे, हॉरिजॉन्टल लाइन हमारी सी क्यू हो गई है। और हमारा जो वायर है वो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ में कितने का एंगल बना रहा है, 30 का। तो हमारा एंगल यहाँ पे कितने का हो गया बेटे, ये 30 का। क्लियर है नहीं है, ठीक है। दोबारा बता रहा हूँ बेटे, मैंने ये समझाया, इसे याद रखो। जब कभी भी हमारे लिए दो बिल्डिंग, दो मकान या दो कुछ भी दे दे, उनमें से एक छोटी है, उनमें से एक जो छोटी होती है उसके टॉप से, उसके टॉप बिंदु से, टॉप जो हमारा उसका टॉप है उसे उसका जो पॉइंट मान लेंगे टॉप को, उससे बेटे जो नीचे का हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके पैरेलल एक लाइन खींच दी जाती है जिसमें क्या है बेटे, बना हुआ ऊपर ट्रायंगल में वो हॉरिजॉन्टल लाइन का काम करती है। क्लियर है नहीं है। हमेशा आगे भी क्वेश्चन करेंगे और करते भी रहेंगे। तो क्या करना है बेटे, जो हमारी छोटी बिल्डिंग, छोटी यार कुछ टावर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जो छोटी बिल्डिंग होती है उसके टॉप से ही एक हमें पैरेलल लाइन खींची जाती है, किसके, नीचे वाली लाइन के। क्लियर है। तो ऊपर क्या बन जाता है बेटे, एक हमारा क्या बनता है, ट्राइंगल बन जाता है, उसी से हमें उसकी हाइट या डिस्टेंस निकालते हैं। तो देखो बेटे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखेंगे आगे। तो देखो बेटे समझ में आया नहीं आया है, ये इसी के अकॉर्डिंग बनाया है। तो देखो बेटे हमने क्या किया, वो कह रहा है दो हमारे पास पोल्स हैं, हमारे लिए दे रखे बेटे, क्या दे सके, पोल्स दे रखे हैं। तो एक दे रखा था 14 का, एक दे रखा है बेटे 20 का। क्लियर है। छोटा जो हमारा पोल्स है उसके टॉप से हमने क्या बेटे, एक पैरेलल लाइन खींच दी, सी क्यू, किसके पैरेलल खींची है, ए बी के। क्लियर है नहीं है। और उससे पहले हमने दोनों टॉप, जो दोनों पोल्स हैं उनके टॉप हैं, टॉप पॉइंट्स हैं, उनको मिला दिया, किसी तार के द्वारा जोड़ दिया है, जो कि तार क्या है बेटे, सी डी है। क्लियर है। तो देखो बेटे हमारा ये तो बन गया, हमारा क्या है बेटे, हमारा ये फिगर तो बन गया। अब इधर लिख लेते हैं क्या हो गया, क्या है आंसर 6 होगा हमारा। क्या क्या दे रखा है बेटे, हाइट ऑफ पोल फर्स्ट कितनी है बेटे, मान लेता हूँ 20 मीटर, और दूसरी की है हाइट ऑफ पोल सेकंड, कितनी दे रखी है बेटे, 14 मीटर। ठीक है। उसके बाद में क्या है हमारा एंगल है, एंगल मतलब थीटा दे रखा है, कितने का बेटे हमारा 30 डिग्री का। और यही है ना, और हमें 2 फाइंड करना है, 2 फाइंड करना है। क्या निकालना है बेटे हमें, लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ
वायर, तार की लंबाई निकालनी है, जो कि तार क्या है बेटे, दोनों के टॉपों को बांधे हुए है, क्या कर रहा है, वर्टेक्स ऑफ टाइड विद द वायर, दोनों के जो बेटे वर्टेक्स हैं, टॉप पॉइंट हैं, उनको किससे बांध दिया, तार के द्वारा बांध दिया, तो ये वाला तार हो गया, अर्थात हम कह सकते हैं CD। फिगर में किसका क्या है बेटे, लेंथ ऑफ वायर CD निकालनी है। क्लियर है। तो देखो हमने क्या किया था बेटे, मैंने बताया था जब आमने सामने दो बिल्डिंग्स दे रखी हो, दो टावर्स दे रखे हैं, दो पोल्स दे रखे हो, या एक ही बिल्डिंग या एक कुतुब मीनार या कुछ भी दे रखा है, कोई टॉप टावर दे रखा है, हमेशा छोटे वाले के जो टॉप पॉइंट होता है वहां से एक पहले लाइन खींची जाती है, तो हमें उसे क्या कर लेंगे, कंस्ट्रक्शंस में लिख लेंगे, कंस्ट्रक्शन में लिख लेंगे बेटे। क्या लिखना है, देखो क्या किया हमने, ड्रो ए पैरेलल लाइन ऑफ किसके बेटे, AB, क्या है, जो नीचे की बेटे हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है उसी के पैरेलल में एक हॉरिजॉन्टल लाइन और खींच दी, जिसका नाम क्या है, CQ है। क्लियर है बेटे। तो देखो अब आगे क्या करना है बेटे, अब हमारे लिए ट्रायंगल कौन सा बनना है, ये वाला बनना है, CDQ बनना नहीं बनना है, यहाँ से हम क्या निकालनी है, CD निकालनी है। तो देखो पहले क्या कर लेते हैं बेटे, हम जानते हैं AD, ये बेटे पूरी है AD इक्वल है AQ और DQ प्लस DQ, इसी के इक्वल है या नहीं है बेटे, हमारी ये पूरी की पूरी लाइन दे रखी है, कौन सी, AD को इक्वल कर सकते हैं AQ प्लस DQ। क्लियर है। अब मुझे बताओ बेटे, ये लाइन इसके पैरेलल है और इक्वल है, और ये बेटे इसकी हो गई, मैं कह सकता हूं कि A से Q तक का जो पार्ट है, A से Q तक का जो पार्ट है मेरा, वो कितना हो जाएगा बेटे, इसके इक्वल होगा, ये 14 है C तक, तो ये क्या उतना हो जाएगा बेटे, 14 मीटर का। क्लियर है। या मैं यहाँ कर सकता हूँ बेटे, क्योंकि AQ इक्वल है BC इक्वल 14, ठीक है बेटे, क्या है, AQ हमारे इक्वल है किसके, BC के इक्वल है, और तो कितनी होगी, 14 मीटर की है, इसलिए हम क्या कर सकता हूँ, AD कितने की, और मुझे यहाँ पे क्या निकालनी है बेटे, DQ निकालनी है। तो देखो क्या हो जाएगा, AQ को इधर ले जाऊंगा, AQ माइनस DQ आ जाएगी मेरे यहाँ से। तो देखो AD कितने की दे रखी है बेटे, मेरी कुल पूरी दे रखी है 20 की, AD पूरी कितने की है बेटे, ये 20 मीटर की है, माइनस AQ कितने, BC के इक्वल कितने का, 14 का है, तो कितना आ जाएगा, DQ आ जाएगा, माइनस करो तो बेटे कितना बच रहा है, 6 मीटर। DQ की लंबाई कितनी बेटे बच गई बेटे, 6 मीटर, अर्थात मैं कह सकता हूँ ये कितने का है बेटे, 6 मीटर का। क्लियर है नहीं है, ठीक है। तो देखो अब फ्रॉम ट्राइंगल कौन सा ले लेते हैं बेटे, CQD, कौन सा है बेटे, ट्राइंगल CQD, फ्रॉम ट्राइंगल CQD से। देखो बेटे अब क्या हो रहा है, मैंने कहा था कि हमें इसमें ट्राइंगल, जो ट्राइंगल रेशियो दे रखे हैं, ट्रिगोनोमेट्री के रेशियो हैं, उनको यूज में लेना है। एंगल क्या दे रखा है बेटे, 30, जैसे हम लास्ट जो लेक्चर कराया उनमें कराया ना, तो इसमें क्या दे रखा है बेटे, एंगल कितना है, 30, तो मैं लिख लेता हूँ पहले, एंगल कितना है मेरा, 30। एंगल के साथ रेशियो लगाऊंगा बेटे मैं, क्या, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो लगाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं लिख लेता हूँ कौन कौन सी साइड यूज में लेनी है। एक तो बेटे ये लेनी है DQ, क्योंकि ये दे रखी है मेरे लिए, और दूसरी क्या, CD को यूज में लूंगा, क्योंकि ये मुझे निकालनी है। तो देखो बेटे क्या कर सकता हूं मैं, DQ अपॉन क्या लिख सकता हूं बेटे, DC, या DQ किसका काम कर रही है बेटे मेरे यहाँ पे, DQ किसका काम कर रही है, परपेंडिकुलर का, और CD किसका कर रही है बेटे, H का। तो बेटे P अपॉन H ये कौन से रेशियो के द्वारा शो किया जाता है, P अपॉन H किस रेशियो, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो के द्वारा शो किया जाता है बेटे, किसके द्वारा किया जाता है, साइन के द्वारा। तो मैं कह दूंगा साइन 30 इक्वल हो गया P अपॉन H, या कह सकता हूं DQ अपॉन DC। क्या कह सकते हैं बेटे, DQ अपॉन DC। तो देखो बेटे अब क्या वैल्यू पुट करें, इधर देख लेते हैं बेटे, यहाँ पे साइन 30, तो बेटे इसे ये रहने दो, साइन 30 इक्वल DQ कितनी निकाली है बेटे मैंने अभी, 6 की थी, 6 लिख दिया, और नीचे लिख दिया बेटे DC।
क्या करेंगे, वैल्यू पुट करो साइन 30 की। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटे 1/2 6/DC। और यहाँ पे क्या करेंगे बेटे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो करेंगे तो बेटे कितना आ जाएगा, DC इक्वल आ गया 12 मीटर। क्या आ गया बेटे, DC इक्वल 12 मीटर। यहाँ पे मुझे निकालना भी क्या था बेटे, लेंथ ऑफ वायर अर्थात CD या DC। क्लियर है। तो क्या आ गया बेटे, DC आ गया मेरा 12 मीटर का। क्लियर है नहीं है। यहाँ से तो बेटे हमने कल की जो लेक्चर कराए थे, लास्ट हमने लेक्चर नंबर 3 और 2 यही बताया है कि हमारा जो एंगल है बेटे हमारे लिए, मैंने ये बताया था उन लेक्चर में कि हमारे लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक तो हमारा होता है एंगल, 2 होती है बेटे साइड। कौन सी, किसकी, राइट एंगल ट्राइंगल की, जो हमारे क्वेश्चन के द्वारा बनता है। क्लियर, यही बताई थी। हमारे पास क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या क्या होना चाहिए, एक तो होना चाहिए हमारा थीटा होता है, और 2 हमारे पास साइड होनी चाहिए। क्लियर है नहीं है, ठीक है। और साइड दोनों कौन कौन सी होती है, एक तो वो जो दे रखी होती है, दूसरी वो जो हमें निकालनी होती है। क्लियर है बेटे। उन दोनों साइडों को यूज में लेते हैं। तो हमने ले लिया, एक तो P थी जो हमारे लिए दे रखी है, और एक H है जो हमें निकालनी थी। वही दोनों साइड्स ली थी। तो हमने देखा कि P/H इस रिलेशन को तो बेटे कौन सा ट्रिगोनोमेट्री रेशियो दिखाता है, साइन वाला। तो क्या होगा, साइन 30 इक्वल P/H। और बेटे लग दी हमने, P क्या है हमारा DQ है, और H क्या है DC है। तो DQ की जगह 6 लिख दिया, DC हमें निकालना ही है, फाइंड करना है। तो निकाला तो बेटे DC कितना आ गया 12। क्लियर है। और इस क्वेश्चन में बेटे एक आपको यही चीज़ याद रखनी है, अलग से यही चीज़ बताइए कि जब हमारे आमने सामने कोई 2 बिल्डिंग्स, 2 टावर्स, 2 पोल्स, या एक बिल्डिंग या एक टावर या कुछ भी दे रखा हो, अगर 2 कह सकते हैं 2 हाइट वाली चीज़ें दे रखी हैं, 2 हाइट वाली बिल्डिंग्स दे रखी हों, तो हमेशा बेटे जो वो एक छोटी वाली हाइट वाली बिल्डिंग होती है, उसके टॉप पॉइंट से जो नीचे वाला हॉरिजेंटल है उसके क्या पैरेलल एक लाइन खींची जाती है, जिससे कि उसके टॉप पर क्या बन जाता है, हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाता है। ये हमेशा याद रखना, आगे क्वेश्चन करेंगे तब भी हम आपको यही चीज़ कराएंगे। क्लियर है नहीं है, ठीक है। उससे ऊपर क्या बनता है बेटे, राइट एंगल ट्राइंगल, और नीचे बनता है हमारा क्या बनता है, रेक्टेंगल। कैसे, ABCQ, ये क्या बन गया बेटे, हमारा एक रेक्टेंगल का काम कर रहा है। क्लियर है नहीं है, ठीक है, समझ में आया बेटे। तो देखो क्या आ गया, DC 12 आएगा। DC क्या है बेटे, लेंथ ऑफ वायर, अर्थात हमारी जो वायर है उसकी लंबाई कितनी आ गई, 12 मीटर आ गई। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बेटे हमारा, A। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, A हो जाएगा। क्लियर है। अगर बेटे किसी को अभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ठीक है नहीं है। पर एक चीज़ ये याद रखना बेटे, जब 2 आमने सामने हमारी एक बिल्डिंग्स दे रखी हैं या पोल्स दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, तो हमारा जो कम हाइट वाली बिल्डिंग या पोल होता है उसके टॉप बिंदु से हमारे बेटे क्या है, नीचे जो पैरेलल हॉरिजॉन्टल लाइन दे रखी है उसके पैरेलल लाइन खींची जाती है, जिससे कि ऊपर का पार्ट राइट एंगल ट्राइंगल बनता है और नीचे का रेक्टेंगल बन जाता है। क्लियर है। उस राइट एंगल ट्राइंगल को यूज में लेकर के क्या कर लेते हैं बेटे, हम रेशियो वाले कौन सा लगा देते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हररबोले वाले फॉर्मूले यूज करते हैं, जिससे हम उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। क्लियर है बेटे, तो नोट करो। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्लियर है। जो अभी तक हमने 6 कराया था वो क्लियर है, सभी को नहीं है बेटे, क्लियर है। तो अब देखो नेक्स्ट वाला, तो क्या है इसमें, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर। एक टावर दे रखा है, उसके बेटे टॉप से क्या बनना है, एलिवेशन एंगल बनना है। तो देखो पहले बना देता हूं मैं, फ्रॉम, ये हो गया बेटे हमारा टावर। क्लियर है। उसके टॉप से एलिवेशन एंगल बेटे नीचे बनता है। मैंने कहा था ना, अगर मैं यहाँ से जैसे यूं खींच दूं इसके टॉप से, और ये क्या हो जाएगी बेटे इसकी, ये हो गया बेटे, ठीक है। ये कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स A एंड B। 2 जगह बेटे 2 एलिवेशन एंगल्स बनना है इसमें। तो एक तो ये बन गया, और दूसरा और बना देता हूं थोड़ा हटके इसी से, या अंदर ही बना देता हूं उसमें। तो अंदर की साइड में ले लेता हूं एक पॉइंट बेटे, एक पॉइंट मैंने ये ले लिया। क्लियर है, ठीक है नहीं है। इसने क्या कहा है, दोबारा देखेंगे कि दी एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स A एंड B फ्रॉम दी बेस, जो कि बेटे उसके बेस से अलग 2 पॉइंट हैं। कौन कौन से, कोई नाम दे दिया है A और B। इनमें से अभी देखेंगे A कौन सा B कौन सा है, वो बाद में देखेंगे, लेकिन उसने दे दिया है कि उसके बेस से 2 पॉइंट हैं
कोई से भी हमने दो ले लिए, एक यहाँ पे ले लिया, एक यहाँ पे ले लिया, उन दोनों जगह पे इसके टॉप से क्या बनने हैं बेटे, हमारे दो एंगल्स बनने हैं। तो बेटे हमारे ये दो एंगल्स बना दिए। किस किस के अभी आएंगे आगे देखो। फिर कह रहा है एंड इन द सेम स्ट्रेच, क्या बेटे सीधी रेखा में स्थित है। यूँ नहीं है कि एक पॉइंट तो ये लाइन है, एक तो पॉइंट यहाँ होगा और एक पॉइंट यहाँ है। वो कह रहा है कि जो सीधी लाइन है उसी लाइन पर मौजूद है, एक यहाँ है तो उसी के सीध में दूसरा आगे मौजूद है। क्लियर है। तो हमने बेटे जो हमारी हॉरिजेंटल लाइन है बनाई है उसी पे मौजूद है दोनों पॉइंट्स। क्लियर। फिर देखो लाइन विद इट आर 30 एंड 60, और कितने कितने का एंगल बना रहे हैं बेटे दोनों पॉइंटों पर। एक तो बनना है बेटे हमारा 30 का, एक बनना है हमारा 60 का। क्लियर है बेटे। एक कितने का बनना है 30 का, दूसरा बनना है 60 का, दोनों पॉइंटों पर। क्लियर। फिर कह रहा है देन हाइट ऑफ द टावर, और ये कह रहा है कि बेटे यहाँ से क्या निकालनी है, हमें टावर की हाइट निकालनी है। अर्थात क्या निकालनी है, जैसे नाम दे लूँ मैं इसे ए, इस पॉइंट को भी दे देता हूँ बेटे बी, सी, और ये हो गया डी। क्लियर है। तो हमेशा याद रखो बेटे। दो देखो क्या कह रहा है, हमें टावर की हाइट निकालनी है। यही तो टावर खड़ा हुआ है तो यही तो निकालनी है बेटे मुझे हाइट। क्लियर है नहीं है। तो देखो बेटे दोबारा और एक और बार देखते हैं, क्या करते हैं, एक और बार और देखते हैं। तो देखो बेटे क्या कह रहा है, दी एंगल्स करो बेटे इसको, जब ही आएगा समझ में। दी एंगल्स तो समझ में आ गए, एक से ज्यादा एंगल्स हैं। दी एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स ए एंड बी फ्रॉम द बेस। ये कह रहा है बेटे कि जो हमारा बेस है ना, इसका टावर का जो बेस है उससे बेटे 2 पॉइंट दूर, 2 पॉइंट मौजूद है उससे दूर पर। कौन कौन सी डिस्टेंस पर है बेटे, एक तो हमारी डिस्टेंस है एक पॉइंट की ए, और एक है हमारी बी। एक पॉइंट की डिस्टेंस कितनी दे दी है उसने ए, और दूसरे पॉइंट की डिस्टेंस कितनी दे दी है बी। क्लियर है। तो अब ये बताओ कि इस पॉइंट की मैं ए, यहाँ से यहाँ तक की ए डिस्टेंस मानूं कि यहाँ से यहाँ तक की बी मानूं। अब देखो बेटे उसके लिए भी कुछ दे दिया उसने, क्या दे दिया है, a इज ग्रेटर देन b, अर्थात a जो डिस्टेंस है वो b से ज्यादा है। तो बेटे हम सीधा सीधा लगा सकते हैं कि जो पॉइंट ज्यादा दूर स्थित होगा उसके क्या बेटे बॉटम पॉइंट से, किसके, जो हमारा टावर दे रखा है उसके बेस पॉइंट से जो पॉइंट ज्यादा दूरी पर होगा बेटे, दूर खड़ा होगा, उसकी तो डिस्टेंस ज्यादा होगी। तो मैं समझ गया कि बेटे a यहाँ से और यहाँ तक की जो दूरी है वो है बेटे मेरी ए, बड़ी वाली। भाई ज़्यादा दूर स्थित पॉइंट होगा दूरी पर तो उसी की तो डिस्टेंस ज़्यादा होगी। और फिर बेटे बी है तो बी की क्या बेटे कम होगी। यहाँ से यहाँ तक के पॉइंट की डिस्टेंस कितनी होगी बेटे बी। क्लियर है, ठीक है नहीं है। तो अब मैंने देखो क्या कह रखा था उसने, और वही कह रहा था उसकी सेम एक ही लाइन पर स्थित है, तो बेटे मैंने एक ही लाइन हॉरिजेंटल पर स्थित कर दी ए और बी। फिर कह रहा है विद इट आर 30 एंड 60 देन हाइट ऑफ द टावर, और ये कह रहा है कि बेटे और उन पे जो बनने वाले एंगल्स कितने 30 और 60 मैंने वो भी लगा दिए बेटे, ये 30 का हो गया, ये 60 का हो गया। क्लियर है बेटे नहीं है। तो देखो एक चीज़, मुझे एक और चीज़ बेटे, थोड़ा इसे भी हम थोड़ा लंबा बनाएंगे क्योंकि वो भी 6 भी कराया था, लेकिन आपकी समझ में आना चाहिए, ठीक है। ये मत करना सर लंबे लंबे करा रहा है। क्लियर। तो देखो दोबारा क्लियर करता हूँ, मैंने 6 क्वेश्चन में क्या किया था। 6 में किया था कि आमने सामने दो कोई सी भी बिल्डिंग दे दे, कोई सी भी टावर्स दे दे, कोई सी भी पोल्स दे दे, या एक बिल्डिंग या एक टावर दे दे। आमने सामने दो बिल्डिंग दे दो बेटे, क्या करते हैं कि हमारा एक तो नीचे का उनका हॉरिजेंटल लाइन होती है। तो मैंने एक और चीज़ बताया था, इसमें अगर दो आमने सामने बिल्डिंग दे रखी है कि जो हॉरिजेंटल नीचे की लाइन है उसी के पैरेलल लाइन हम जो नीचे वो छोटी वाली बिल्डिंग है उसके टॉप से होते हुए एक क्या करते हैं बेटे पैरेलल लाइन खींचते हैं, किसके, नीचे वाली हॉरिजेंटल लाइन के। क्लियर है, यही बताया था मैंने, मोटा मोटा याद रखने के लिए बताया था कि मैंने गांव वाली भाषा मोटा मोटा याद रखना। अगर आमने सामने दो बिल्डिंग कर दी है तो छोटी वाली बिल्डिंग है उसके जो टॉप पॉइंट है उससे होते उससे बेटे क्या एक पैरेलल लाइन खींचनी, किसके, हॉरिजेंटल लाइन के पैरेलल लाइन। क्लियर है। और क्या बेटे इसे अगर इनके टॉपों को मिला देते हैं तो बेटे ये जो बनता है ये वाला हिस्सा, तो ये तो होता है बेटे हमारा राइट एंगल ट्राइंगल बनता है, यही बताया था बेटे, राइट एंगल ट्राइंगल बनता है। और जो बेटे नीचे वाला पार्ट रह जाता है ये वाला पूरा यहाँ से यहाँ तक का, ये बेटे हमारा रेक्टेंगल बनता है। यही बताया था बेटे, नहीं बताया था 6 में। क्लियर है, क्लियर था नहीं था। तो हम क्या करते थे, इस राइट एंगल ट्राइंगल को लेकर के जो भी हमारी या किसी कोई साइड निकलवा रहा है या एंगल निकलवा रहा है तो निकाल देते थे। कौन से थे बेटे, पंडित बद्री प्रसाद हरारो बोले वाले
फॉर्मूलाओं से। क्लियर है नहीं है? ये था 6 वाला। और इसमें देखता है बेटे, इसमें मैं थोड़ा डिफरेंट बता देता हूँ मैं क्या है। देखो बेटे, जब कभी भी हमारे लिए किसी भी क्वेश्चन में, हमारे लिए किसी भी क्वेश्चन में, जैसे मान लेता हूं ये बन गए बेटे, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। जब कभी भी बेटे मेरे किसी भी क्वेश्चन में 2 ट्रायंगल बन जाएं एक साथ, क्या कहूं कि मेरे पास किसी भी क्वेश्चन में 2 ट्रायंगल बन जाएं, तो हमेशा याद रखना बेटे दोनों ट्रायंगलों को लेकर के 2 इक्वेशंस बन जाती हैं। जैसे मैं बताऊं, अभी मैं आपसे कह दूं कि साइन थीटा इक्वल P/H, ठीक है, तो एक इक्वेशन ये बन गई, एक को लेकर बन जाती है, हर क्वेश्चन बनती है ये तो, क्योंकि हमें तो पता है कि हर क्वेश्चन में हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल बनना है, और राइट एंगल ट्रायंगल बनना है तो बेटे ये वाले फॉर्मूले हमारे यूज में आने हैं, और ये आ गए तो वहीं पर हमारी क्या होगी, एक इक्वेशन बन गई। यही है, यही करते आ रहे हैं। तो बेटे हमेशा याद रखना, ये बता रहा हूँ मैं इस क्वेश्चन वाले में, इसी की नहीं कह रहा कि 7 में 7 उस वाले क्वेश्चन में हो, और भी क्वेश्चन आएंगे। अगर हमारे किसी भी क्वेश्चन में बेटे 2 ट्रायंगल बन जाएं, तो हमारी बेटे ऐसी भी हमारी दोनों ट्रायंगलों को लेकर के अलग अलग कितनी क्या बन जाएंगी, 2 इक्वेशंस भी बन जाएंगी। मान लो एक बन गई हमारी P/B, सपोज करो क्या हो जाएगा, एक ट्रायंगल को लेकर तो बनने हमारी साइन इक्वल P/H, और दूसरे को लेकर बननी है tan इक्वल P/B। यही है, ठीक है नहीं है? तो मैं कहना चाह रहा हूँ बेटे, जब कभी भी हमारे क्वेश्चंस में 2 ट्रायंगल बनते हैं, तो दोनों ट्रायंगलों को लेकर के बेटे हमारी 2 इक्वेशंस भी बनती हैं। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ? 2 हमारी इक्वेशंस भी बनती हैं, और जब बेटे दोनों इक्वेशंस बनती हैं तो हमेशा याद रखो उन दोनों इक्वेशंस में एक पॉइंट हमेशा इक्वल होता है। क्या होता है बेटे? एक पॉइंट हमेशा इक्वल होता है। जैसा कि हमने देखा इसमें क्या है बेटे, P, तो यहाँ से मैं क्या कर सकता था, H को जो ले जाऊंगा तो मेरा P इक्वल हो जाएगा बेटे H इंटू साइन थीटा, और यहाँ से भी बेटे क्या हो जाएगा, P इक्वल B इंटू टेन थीटा। क्लियर है? तो बेटे एक तो मेरी P इक्वल बननी है ये वाली, और एक P इक्वल बननी है ये वाली। तो मैं ये चीज़ कहना चाह रहा हूँ, दोनों इक्वेशनों में एक पॉइंट हमेशा इक्वल होगा, और जो बेटे इक्वल वाला पॉइंट होता है ना, वही हमारा टर्निंग पॉइंट होता है। क्योंकि P इक्वल तो यही वैल्यू दे रखी है, और P इक्वल ये इक्वल दे रखी है, तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ से, एक तो इसे कर सकता हूँ H साइन थीटा इक्वल कर सकता हूँ B टेन थीटा, कर सकता हूँ नहीं कर सकता, जो हमारा बेटे दोनों में कॉमन पॉइंट है। P इक्वल ये वैल्यू थी, P इक्वल ये वैल्यू, तो ये दोनों वैल्यू भी आपस में कैसी हो गई बेटे, इक्वल हो गई। तो बेटे मैं कहूँगा बस यही हमारा टर्निंग पॉइंट होगा, यहीं से हमारा सबरा पूरा का पूरा हमारा क्या है, सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है नहीं है? क्वेश्चन कराने से पहले बेटे यही समझाना था कि हमेशा याद रखो, जब कभी भी हमारे 2 ट्रायंगल बनते हैं तो 2 इक्वेशंस बनती हैं, दोनों इक्वेशंस में बेटे एक पॉइंट हमारा अवश्य जरूर कॉमन होता है। क्लियर है? तो बेटे उसे देखते हैं कौन सा कॉमन निकलेगा इसमें। ठीक है? और जो रहा बेटे थोड़ा आपके माइंड में थोड़ा किसी कुछ रह रही है, कुछ डाउट रह रहा है, तो अब क्लियर कराते हैं आगे वाले क्वेश्चंस में। देखो तो देखो बच्चों, हमने अभी तक समझा दिया है कि इसमें कितने दे रखे हैं, 2 ट्रायंगल्स दे रखे हैं, तो दोनों को अलग अलग लेकर करते हैं। तो क्लियर है? तो देखो अब इधर आंसर नंबर 7 में करेंगे। एक तो ले लेते हैं बेटे हम, कौन सा, ACD। एक कौन सा है बेटे इसमें, ACD फ्रॉम ट्राइंगल ACD। क्लियर है? और हमेशा याद रखना बेटे। और दूसरा कौन, देखो पहले ले लिया हमने फ्रॉम ACD, तो इससे देखते हैं हम कि एक तो हमारा क्या दे रखा है, ACD में एंगल कितना दे रखा है बेटे, ये दे रखा है कितना दे रखा है, 30। वही है बेटे रेशियो, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो तो हम बाद में लगाएंगे, यहाँ पर देख करके कौन सा हमारा रिलेशन बनना है। तो देखो बेटे एक तो हमारी AC ये साइड दे रखी है, कितनी है, डिस्टेंस कितनी दे रखी है, A। हमारी जो AC साइड दे रखी है उसकी डिस्टेंस कितनी दे रखी है, A। तो एक तो ये यूज में लेनी है, और दूसरी कौन सी बेटे, CD, जो कि मुझे निकालनी है। क्या बेटे क्या निकालना है, हाइट ऑफ टावर, और जो टावर की हाइट है कौन सी है, CD। तो बेटे ये निकालनी है, एक तो ये मुझे उसमें लेनी है यूज में, और दूसरी कौन सी लेनी है जो मेरे लिए दे रखी है, कौन सी, AC। क्लियर है? तो देखो बेटे मैंने क्या कर लिया, एक तो ले ली मैंने CD को यूज में अपॉन AC। ठीक है? जो CD है बेटे वो क्या है, परपेंडिकुलर, मतलब P, AC क्या है B, तो P अपॉन B।
P अपॉन B कौन सा रिलेशन दर्शाता है बेटे, 10, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया 10/30। क्लियर है बेटे, मैंने क्या कर दिया 10/30 कर दिया, ठीक है। नहीं है 10 क्यों आ गया, क्योंकि मेरा रिलेशन है यहाँ पे P अपॉन B। क्लियर है नहीं है, तो देखो बेटे क्या हो जाएगा 10/30 इक्वल क्या आ गया 10/30। तो देखो बेटे क्या हो जाएगा यहाँ से CD मुझे निकालनी है तो कर लिया CD, क्या बेटे CD निकालनी है तो क्या कर दिया CD इक्वल CD की जगह CD अपॉन में तो अपॉन AC कितनी दे रखी है बेटे, यहाँ पे AC दे रखी है, डिस्टेंस कितनी है A, कितनी दे दी है बेटे A, तो मैंने कर दिया A। इससे बन गई बेटे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर है, कौन सी बन गई बेटे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और दूसरे लेता हूँ बेटे ट्राइंगल, दूसरा कौन सा है फ्रॉम ट्राइंगल B। भाई एक तो एंगल ये था, एक एंगल ये था, तो इसे लेकर के कौन सा ट्राइंगल बनना है वो वाला ले लिया। दूसरा एंगल कौन सा दे रखा 60, तो 60 को लेकर के कौन सा ट्राइंगल बनना है उसे ले लेता हूँ। तो कौन सा बनना है BCD, कौन सा बनना है बेटे BCD। क्लियर है, और हमेशा याद रखना बेटे ये जो दोनों मैंने ट्राइंगल लिए वो राइट एंगल ट्राइंगल लिए। मैंने ये नहीं लिया था पहले कि मैंने पहले ये नहीं लिया था कि बेटे ABD, ये लिया था कि नहीं, क्योंकि बेटे ABD राइट एंगल ट्राइंगल नहीं था, इसलिए मैंने क्या लिया था तब ACD, क्योंकि ACD में ये कितने का है बेटे हमारा 90 डिग्री का है, तो हमने क्या किया ACD कौन सा था बेटे राइट एंगल ट्राइंगल था वो लिया था। क्लियर, और दूसरा बेटे मैंने लिया है BCD, ये भी कौन सा बेटे राइट एंगल ट्राइंगल है, ना कि मैंने ABD ये लिया है। क्लियर है, ठीक है, क्योंकि बेटे ये क्या राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। ठीक है, तो दोनों इनमें से वो ट्राइंगल्स लेने हैं बेटे कौन से जो राइट एंगल ट्राइंगल है, और उनमें हमारे जो एंगल्स दे रखे वो यूज होने चाहिए। ठीक है, तो देखो बेटे हमने ले लिया कौन सा BCD, कौन सा ले लिया BCD। तो बेटे इसमें BCD में एंगल कितना दे रखा 60 का, तो एंगल कर लिया मैंने 60 इक्वल, एंगल क्या कर दिया 60 इक्वल। तो बेटे मुझे क्या निकालनी है, एक तो ये इस वाली साइड लेनी है जो निकालनी है CD अपॉन, और दूसरी बेटे जो दे रखी है BC दे रखी है, तो मैंने ले लिया BC। तो वो ये बेटे CD क्या है मेरी P है, और BC क्या है बेटे B। तो ये क्या काम कर रहा है बेटे 10, इसका काम कर रहा है बेटे 10, 60 का काम कर रहा है। क्लियर है नहीं है यहाँ तक, ठीक है। तो देखो आगे वैल्यू पुट करते हैं 10 60 इक्वल CD तो मुझे निकालनी है बेटे CD कर दी अपॉन, ठीक है। और क्या है बेटे यहाँ पर BC क्या दे रखा है BC, तो BC की जगह पे क्या कर सकता हूँ बेटे, कितनी वैल्यू दे रखी है इसकी B, कितनी दे रखी है यहाँ पर उसकी B वैल्यू दे रखी है। क्लियर है, तो देखो आगे अभी, तो देखो बच्चों क्या कर रहे थे हमने CD निकालनी, CD में रख दी BC की जगह पे BC वैल्यू रख दी है, ठीक है नहीं है। तो देखो बेटे अब क्या करते हैं, इसकी वैल्यू पुट कर दो 10 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटे √3, तो क्या हो जाएगा CD अपॉन B। तो बेटे एक चीज़ याद रखो, जब दोनों इक्वेशनों में जो पॉइंट हमारा या जो लाइन या जो साइड हमारी कॉमन दे रखी हुई होती है उसके इक्वल ही इक्वेशन बनाते हैं। अर्थात कहने का अर्थ है जैसे ये CD है ये CD है, तो CD के इक्वल ही हम क्या बनाएंगे बेटे CD के इक्वल ही। तो देखो कैसे बनाएंगे, CD को तो ये रहने देंगे, B को इधर ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा बेटे CD इक्वल B को इधर लिया है तो ये हो जाएगा बेटे √3 इंटू B इक्वेशन सेकंड। अर्थात जो हमारा कॉमन पॉइंट है दोनों इक्वेशनों में उसके इक्वल ही कुछ वैल्यू हो वो आनी चाहिए। ठीक है, ना कि हमारी जैसे यहाँ पे मैंने छोड़ दिया है 10 30, इसलिए छोड़ा है बेटे समझाने के लिए। मैंने पहले क्यों छोड़ा है, समझाने के लिए कि ना कि बेटे मैं यहाँ पे इस इक्वेशन को 10 30 इक्वल CD अपॉन A करके छोड़ूंगा। मुझे ये इक्वेशन कैसे छोड़नी है कि CD इक्वल करके, जैसे ये किया है CD इक्वल हो गया √3 इंटू B। क्लियर है, तो ऐसे इसे करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू पुट कर दूंगा तो कितनी है बेटे 1 अपॉन √3 इक्वल CD अपॉन A। तो CD को सिंगल करना है तो बेटे इसे इक्वेशन नाम नहीं दूंगा, आगे बनेगी जिसे देंगे। तो इसको बेटे क्या करना है CD के इक्वल करना है, तो क्या करूँगा CD तो नहीं रहने दो, CD A को ले गया इधर, तो A का मल्टीप्लाई 1 से किया तो बेटे क्या हो गया A अपॉन √3, ये है इक्वेशन नंबर A।
क्लियर है बेटे, समझ में आया नहीं आया? अर्थात दोनों इक्वेशनों में जो कॉमन पॉइंट है उसके इक्वल करके इक्वेशन बनानी है। यहाँ पर बन गई बेटे सी डी को इक्वल करके a/√3 फर्स्ट इक्वेशन, यहाँ पर बन गई बेटे सी डी इक्वल करके √3 इंटू बी क्या हो गई सेकेंड इक्वेशन। क्लियर है, जो कॉमन पॉइंट है उसी को इक्वल करके बना दिया। तो देखो बेटे आगे देखो अब, तो क्या हो गया बेटे फ्रॉम करते हैं बेटे मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो देखो बेटे क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड का मल्टीप्लाई होता है, लेफ्ट हैंड साइड का होता है। लेफ्ट हैंड साइड क्या सी डी और इधर भी सी डी, तो ये हो जाएगा बेटे सी डी इंटू सी डी। क्लियर है, इक्वल। फिर बेटे इसके राइट हैंड साइड क्या है a/√3, तो a/√3 इंटू, और इसका क्या है बेटे राइट हैंड साइड √3 इंटू बी। क्लियर है बेटे, सी डी इंटू सी डी तो क्या हो जाएगा बेटे सी डी का स्क्वायर इक्वल, क्योंकि बेटे आप जानते हो क्या 2 इंटू 2 करते हैं तो बेटे 2 का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते, ऐसे लिख सकते नहीं लिख सकते। जब सेम डेट्स का सेम से होता है मल्टीप्लाई तो क्या हो जाता है उसका स्क्वायर हो जाता है। इसी तरह सी डी इंटू सी डी किया तो क्या होगा सी डी का स्क्वायर। तो देखो बेटे √3 से √3 पर गया तो क्या बच गया ए बी, और वैल्यू किसकी निकालनी है सी डी की, क्या बेटे हाइट निकालनी है। हाइट ऑफ टावर क्या है सी डी है, हाइट को इधर था रही है, तो क्या हो जाएगा बेटे स्क्वायर को उधर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा सी डी इक्वल √a इंटू बी। क्लियर है, सी डी की वैल्यू कितनी आ गई बेटे √a इंटू बी, और ये क्या है बेटे हमारी हाइट ऑफ टावर। क्या है हाइट ऑफ टावर। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है बेटे ऑप्शन में हमारा ये रहा सी पॉइंट। क्लियर है बेटे, तो मैंने क्वेश्चन नंबर 6 में क्या अंतर था वो बता दिया कैसे करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 7 में क्या होता है बेटे वो बता दिया। हमारे पास 2 ट्राइंगल हैं तो 2 इक्वेशन बनेंगी। दोनों इक्वेशन बेटे कैसे बनानी है, उनमें जो कॉमन पॉइंट है उसे इक्वल में है रखना है। क्लियर है बेटे, कैसे बनानी है उसे इक्वल में रखना है। क्लियर है, तो देखो बेटे फर्स्ट इक्वेशन बन गई थी सी डी इक्वल a/√3 और दूसरी बन गई सी डी इक्वल √3 इंटू बी। क्लियर है, समझ में आया नहीं आया? क्लियर है, तो नोट करो बेटे। तो देखो बच्चों हमेशा एक चीज़ और बता देता हूँ बेटे मोटी मोटी गांव वाली भाषा में, कि जब बेटे हमारे लिए 2 ट्राइंगल बनाने होते हैं तो हमारे पास बेटे एंगल्स भी कितने देगा, वो 2 ही देगा। एंगल्स कितने देगा 2 देगा, और एक एंगल बेटे हमें से उसमें छोटा और एक बड़ा, ये तो बेटे कॉमन सेंस से होगा नहीं होगा, एक छोटा और बड़ा। हमेशा याद रखो बेटे कि छोटा वाला एंगल बाहर की तरफ बनता है, क्या छोटा वाला एंगल बाहर की तरफ बनेगा, और बड़ा वाला एंगल अंदर की तरफ बनता है। क्लियर है, क्यों बनता है अभी बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन और आएगा ऐसे, तब हम आपको बता देंगे कि बड़ा एंगल अंदर ही क्यों बनता है और छोटा एंगल बाहर क्यों बनता है। क्योंकि बेटे ये वीडियो आपकी काफ़ी लेंथी हो गई है, लंबी हो गई है, इसलिए अगर इसको भी समझाने लग जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, आप भी बोर हो जाएंगे इसमें पढ़ते पढ़ते। क्लियर है नहीं है? ठीक है, तो इसलिए इस वीडियो को तो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। ठीक है बेटे, नेक्स्ट जो अभी इसका इसी टाइप का कोई क्वेश्चन आएगा जब जाके बता देंगे हम आपको कि जो एंगल छोटा होता है वो बाहर क्यों बनेगा और अंदर क्यों बनता है। लेकिन अभी तो इतना ही ध्यान रखो, सर ने कहा है कि बड़ा वाला एंगल अंदर बनता है, छोटा वाला बाहर बनता है। क्लियर है, और करने का तरीका हमने बता ही दिया कैसे करते हैं। ठीक है नहीं है? और बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।